हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे क्लास 12th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 16। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 16वां वीडियो है। और इससे पहले 15 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट है वर्ग 17 के तत्व या हेलोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थिति। और इसके हम गुणों का अध्ययन भी करेंगे कि हेलोजन के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं और उनमें किस तरीके से क्रमिक परिवर्तन होता है। उनमें हम भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का भी बेटे अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोरीन की असामान्य व्यवहार। तो हम फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार या असामान्य प्रकृति के बारे में भी बेटे अध्ययन करेंगे। ठीक है। और बेटे फिर हम इसके बाद करेंगे कि हमारी बुक में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बात करनी है वर्ग 17 के तत्व, जिन्हें आप कहते हो हेलोजन्स। उनकी आवर्त सारणी में स्थिति की बेटे विवेचना करनी है। और उसी के साथ साथ हमें उनके गुणों का अध्ययन करना है कि उनमें कौन कौन से गुणों में किस प्रकार क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है बेटे। तो देखो, सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा है। क्या हेडिंग लिखा है? वर्ग 17 के तत्व या हेलोजन्स की आवर्त सारणी में स्थिति। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो तत्व हैं ये तो आपको पता ही होने चाहिए। आदि तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग कह दो या समूह कह दो, 17 में रखा गया है। वर्ग 17 में रखा गया है। ठीक है बेटे। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और एक बात ये पता होनी चाहिए कि इन्हें हेलोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? हेलोजन्स। इन्हें हेलोजन्स कहते हैं। हम इन्हें कहते हैं हेलोजन। और आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोजन का मतलब क्या है। मैं लिख दूं जिसका अर्थ हेलोजन का अर्थ पता क्या होता है बेटे? जिसका अर्थ होता है समुद्री लवण बनाने वाले तत्व होता है। ये बात बेटे आपको पता होनी चाहिए कि हेलोजन का मतलब होता है समुद्री लवण बनाने वाले तत्व, क्योंकि इनके लवण बेटे समुद्र में पाए जाते हैं सभी हेलोजन के। देखो, जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो Cl का एक लवण देख रहे हैं हम, तो Cl का एक लवण NaCl तो सुना ही होगा आपने, नमक जो हम यूज करते हैं घर में खाने के लिए। तो नमक बेटे कहाँ से प्राप्त होता है बताओ? नमक प्राप्त होता है बेटे समुद्री जल से, समुद्र के पानी से ही तो नमक प्राप्त करते हैं हम। तो इसी तरीके से जैसे आपको NaCl के बारे में पता है, सोडियम क्लोराइड के बारे में पता है कि वो समुद्र में पाया जाता है, इसी तरीके से ये जितने भी हेलोजन्स हैं इनके बहुत सारे लवण समुद्री जल में पाए जाते हैं। और समुद्री पेड़ पौधों में भी और समुद्री जंतुओं में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है हेलोजन्स। ठीक है बेटे। तो अब हम इनके गुणों की बात करते हैं। चलो, हमने यहाँ हेडिंग लिखी गुण, तो कुछ गुणों का हम अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। और गुण में जो सबसे पहला गुण हमें पढ़ना है वो है बेटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं लिख रहा बेटे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि हेलोजन्स जो हैं या 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह का होता है।
आपको पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटे NH2NP5 की तरह का होता है। आपको ये बात भी मैंने सिखा रखी है कि N का मतलब होता है बाहरी कक्षा। N का मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बाहरी कक्षा के S में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के P में 5 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए कुल? 2 और 5 7। इनकी बाहरी कक्षा में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। जैसे आप फ्लोरीन का यदि सामान्य तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आप लिखोगे 2,7, और यदि Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 8 7, और यदि Br का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 8 18 7। तो आप देखोगे कि सबकी बाहरी कक्षा में 7 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि सबकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 जैसा है। यदि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को 1s2 2s2 2p6 3s2 के फॉर्म में लिखोगे तो आपको लास्ट में बाहरी कक्षा के S में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के P में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है और सबकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए इन तत्वों को हम रखते हैं 17वें वर्ग में। और इन्हें याद करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, FCl BrIAT। तो ये हो गया। फ्लोरीन को तो हम फूल कली बहार आई, फूल कली बहार आई अटपटी। ठीक है बेटे, इस तरह आप याद कर सकते हो यदि आप याद करना चाहते हो और इसका आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक लेना है। फूल कली बहार आई अटपटी। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले तो हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आ जाओ आप परमाणु त्रिज्या के बारे में। चलो कुछ बात करते हैं परमाणु त्रिज्या, और परमाणु त्रिज्या के साथ साथ ही हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या दोनों की बात करेंगे। चलो बेटे, मुझे आप एक बात बताओ, यूं बताओ कि ये जो 17वां वर्ग है ये आवर्त सारणी में सबसे दाईं तरफ रखा हुआ है। इसके बाद सिर्फ शून्य वर्ग है अक्रिय गैसों वाला। तो अक्रिय गैसों से पहले ही तो रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत दाईं तरफ है, राइट साइड में है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इनकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स की परमाणु त्रिज्या, हैलोजन्स की परमाणु त्रिज्या, हैलोजन्स की परमाणु त्रिज्या किसी भी आवर्त में, यदि आप आवर्त के बाकी सब तत्वों का अध्ययन करोगे, किसी भी आवर्त में सबसे छोटी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हैलोजन्स यानी 17वें वर्ग की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, क्योंकि 17वां वर्ग सबसे दाईं तरफ रखा गया है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सबसे छोटी क्यों होती है। वैसे तो आपने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी क्लास 11th में, वहां आपको बेटे सारी चीज समझाई गई थी, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो ना ऐसे, तो क्या होता है, कक्षाओं की संख्या तो बदलती नहीं है, पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण ऋण आवेश और धन आवेश के बढ़ने के कारण आकर्षण बल बढ़ता जाता है, जिसे आप कहते हो नाभिकीय आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश भी आप उसे कह सकते हो। तो जो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो साइज तो बेटे इधर को घटेगा ही, कक्षाएं भले ही उतनी हो पर बाहरी कक्षा नाभिक के ज्यादा नजदीक आती रहेगी। तो हमने लिखा है हैलोजन्स की परमाणु त्रिज्या किसी भी आवर्त में सबसे छोटी होती है। ठीक है, सबसे छोटी है, क्या होती है, लिखो बेटे इसे, सबसे छोटी होती है। और बेटे मैं इसका कारण भी आपको एक लाइन में लिखवा दूंगा, क्योंकि इन पर नाभिकीय आकर्षण बल, क्योंकि इन पर नाभिकीय आकर्षण बल
इन पर नाभिकीय आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। नाभिकीय आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो बेटे नाभिकीय आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, इसलिए इनका आकार सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसलिए इनका आकार सबसे छोटा है, क्योंकि इधर को जाने से नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, यहां देखो, वर्ग में यदि हैलोजेंस के वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलोगे ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यदि आप हैलोजेंस के वर्ग में ही ऊपर से नीचे चलोगे तो बेटे परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से, परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से क्या होती है बेटे, बढ़ती है। क्रमिक रूप से बढ़ती है। बेटे बताओ, एक बात आपको सिखाई थी या नहीं सिखाई थी कि यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो, मान लो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, इसके पास 2 कक्षाएं हैं, क्लोरीन के पास 3 कक्षाएं हैं, ब्रोमीन के पास 4 कक्षाएं हैं। तो मुझे बताओ, यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप कहोगे कि सर बढ़ेगी, बिल्कुल। जब बढ़ेगी तो बेटे इसकी परमाणु त्रिज्या इतनी है, इसकी इतनी है, ये इसकी इतनी है। तो जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या भी तो बढ़ती है। तो हमने लिखा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से बढ़ती है। तो हम इसका कारण लिख सकते हैं, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। हम कारण लिख सकते हैं क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। बताओ बेटे, ये बात समझ में आई है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, परमाणु त्रिज्या के बारे में। चलो एक और बात करते हैं नंबर 3 में। अब हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की। आयनन एंथैल्पी, चलो आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे, आपको पता है ना, आयनन एंथैल्पी को बेटे आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव कह दो, आयनन ऊर्जा कह दो। गैसीय अवस्था में, मान लो कोई परमाणु गैसीय अवस्था में है, तो यदि कोई परमाणु गैसीय अवस्था में होता है ना, तो गैसीय अवस्था में उसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं हम आयनन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। तो मुझे यूं बताओ कि इनका साइज सबसे छोटा है। भाई यदि आवर्त में इधर से इधर चलोगे आप तो क्या होगा? आकार घटेगा, और आकार घटेगा तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास आएगा, और जब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास आएगा तो नाभिकीय आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा लगेगा, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम इस बात को समझते हैं कि यदि हम हैलोजेंस की बात करें ना बेटे, यदि हम बात करें हैलोजेंस की बेटे आयनन एंथैल्पी कह दो या आयनन ऊर्जा कह दो या आयनन विभव कह दो, एक ही बात है। तो मैं यहां कह रहा हूं आयनन ऊर्जा। आयनन एंथैल्पी को आप आयनन ऊर्जा भी कह सकते हो। हैलोजेंस की आयनन ऊर्जा किसी आवर्त में, हैलोजेंस की आयनन ऊर्जा किसी आवर्त में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ध्यान रखोगे ना बेटे? सबसे अधिक होती है। क्यों होती है सबसे अधिक? अच्छा बताओ। इसलिए होती है सबसे अधिक क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल इन पर सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि इनका आकार सबसे छोटा है। ठीक है। और एक बात और सीखनी है इसमें, एक बात ये सीखनी है कि यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान क्या बताओ? बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है और नाभिकीय आकर्षण बल घटता जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसे निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा कि इसका आयनन विभव ज्यादा है, इसका कम है, इसका उससे भी कम है। तो हमने लिखा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बताओ। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है बेटे? घटता है। क्यों घटता है? कारण आपको पता है क्यों घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, या यूं कह दो कि नाभिकीय आकर्षण बल घट रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। कुछ बच्चे इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। तो आप इसे चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहो या फिर आप कहो इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्या मतलब है। इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं बेटे। मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में एंट्री मारता है तो एंट्री मारते समय उसे कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करना होता है, कुछ एनर्जी को रिलीज करना होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में एंट्री मारता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते समय जितनी ऊर्जा उसे वातावरण में छोड़नी पड़ती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या फिर आप इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर आप इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटे, या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कह सकते हो। तो यदि हम हैलोजेंस की बात करें तो बेटे हैलोजेंस आवर्त सारणी में सबसे दाईं तरफ रखे हुए हैं। तो इनका आकार सबसे छोटा है, और आकार सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इनकी सबसे ज्यादा होगी, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा। ठीक है बेटे, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन यदि इनकी बाहरी कक्षा में एंट्री मारेगा। ठीक है बेटे, तो हम लिख सकते हैं कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन बंधुता, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी आवर्त में मान लो किसी भी आवर्त में यदि आप तुलना करोगे, जब हम बात कर रहे हैं कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी आवर्त में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक कह दो या सबसे अधिक ऋणात्मक कह दो, एक ही बात है बेटे, सबसे अधिक होती है। अब क्यों होती है सबसे अधिक? क्योंकि हम लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो, वैसे कोई जरूरत तो है नहीं बेटे, क्योंकि इनका माने किनका? हैलोजेंस का, इनका आकार सबसे छोटा होता है। आवर्त में सबसे छोटा आकार है ना, अभी पढ़ा हमने, सबसे छोटा होता है। तो इनका आकार बेटे सबसे छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता तो इनकी सबसे ज्यादा होगी। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और एक बात और बताऊं आपको बहुत अच्छी, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बताओ क्या होगा? साइज बढ़ेगा ना, ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे मान घटता है। ठीक है, और कारण लिख सकते हो क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है ना बेटे, ऊपर से नीचे जाओगे तो भाई कक्षा की संख्या बराबर आवर्त की संख्या, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने लिखा कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। आकार कह दो या त्रिज्या कह दो बेटे, एक ही बात है, परमाणु आयतन कहोगे तब भी वही बात है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर बेटे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो
हम बात कर रहे हैं फूल, कली, बहार, आई, अटपटी, यहाँ की बात कर रहे हैं। बेटे सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। और सबसे बड़ा किसका है? एस्टेटीन का। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए और सबसे कम होनी चाहिए एस्टेटीन की। जैसे हमने लिखा है कि भाई सबसे छोटा, उससे बड़ा आकार, उससे बड़ा उत्सर्ग, इसके बाद 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 कक्षा, 6 कक्षा। तो सबसे बड़ा आकार इसका होना चाहिए, होता है। सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का होना चाहिए, होता है। पर बेटे इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए नियम के अनुसार। पर आप इस बात को कान खोल के सुन लो, क्योंकि पेपर में आता है, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होनी चाहिए और उससे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी चाहिए क्लोरीन की। पर बेटे वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ऐसा पता क्यों नहीं होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता बेटे क्लोरीन की होती है। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। अब आप सोचोगे कि सर फ्लोरीन की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा, पर फ्लोरीन की आप कह रहे कि नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्या कारण है सर इसका? इसका कारण बताऊं बेटे क्या है? इसका कारण यह है कि यदि आप फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। एफ का साइज बहुत छोटा है। और जब बेटे इस फ्लोरीन का साइज, इसका साइज जब छोटा है, तो साइज छोटे होने के कारण यहाँ दो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहली समस्या तो यह उत्पन्न हो रही है कि साइज छोटा होने के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसके पास दो ही कक्षाएं हैं और दो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे बहुत पास पास हैं नाभिक के। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम यह आएगी कि बाहर से जो कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा खुशी खुशी और इस परमाणु की कक्षा में एंट्री करना चाह रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही परमाणु के पास आएगा तो ये बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व क्या करेगा, उस बाहर से आने वाले परमाणु को उतना ज्यादा बढ़िया आकर्षण बल नहीं दिखा सकता है जितना उसे दिखाना चाहिए था। क्योंकि वहां जो 2p ऑर्बिटल में, 2p कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप कह दो 2p उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में ही बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है। और जब उनमें आपस में ही बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है तो 2p का मतलब मैं पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पास, फ्लोरीन के पास दो कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 7। तो वे जो दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं वे किस तरह हैं? 2s2 और 2p5। तो वे जो दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या बेटे उन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े नहीं बन रहे होंगे क्या? बिल्कुल बन रहे होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स तो जोड़ों में होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन जो जोड़ों में होंगे उन्हें तो हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। ठीक है, संयोजकता युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत वहां पढ़ा था ना, VSEPR थ्योरी। उसमें आपको बताया गया था कि लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है बहुत ज्यादा लगता है। और वही फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। मैंने कहा कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है तो वे सारे इलेक्ट्रॉन आपस में भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। और बाहर से जो ताजा ताजा नया इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में एंट्री करने आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को जितना आकर्षण बल, जितना लगाव, जितना अफेक्शन महसूस होना चाहिए था, उस परमाणु को, फ्लोरीन के परमाणु को, फ्लोरीन के नाभिक को देखते हुए वो नया इलेक्ट्रॉन, वो ताजा इलेक्ट्रॉन, वो सीधा साधा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा आकर्षण बल, उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल, उतना ज्यादा अफेक्शन, उतना ज्यादा लगाव महसूस नहीं कर पाएगा बेटे। और जब वो उतना ज्यादा लगाव महसूस नहीं कर पाएगा तो वो जब बाहरी कक्षा में एंट्री मारेगा ना, तो वो उतना ज्यादा रिलैक्स नहीं हो पाएगा। और जब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। और जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा नहीं है।
समझ में आ रही बात। और मैंने साथ में एक बात और बताई कि जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के, उनके बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा है और वे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी उतने मजेदार तरीके से आकर्षित होने नहीं देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और जबकि क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन से तत्व की है, तो बेटे क्लोरीन की है, ध्यान रखना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो बेटे सबसे ज्यादा है क्लोरीन की, Cl की। ध्यान रखेंगे ना? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां मैं बता रहा हूं, लगा दिया स्टार, क्योंकि पेपर में सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं बेटे इसके। तो मैं यहां लिखूंगा परंतु, शुरू में ही परंतु आ गया, देखो। परंतु फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होने के बजाय, मतलब होनी तो चाहिए अधिक, कम होती है। मतलब होनी तो चाहिए अधिक, पर होती है क्या बेटे? कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? कम होती है। इसका कारण पता क्या है? अभी मैंने बहुत सारा कारण एक्सप्लेन किया आपको, पर बेटे जितना एक्सप्लेन कर देते हैं इतना लिख तो नहीं सकते ना। इसका कारण फ्लोरीन का बहुत छोटा आकार है। मतलब फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है ना, 2 ही कक्षाएं हैं इसके पास, तो बहुत छोटा आकार है। ठीक है, जिसके कारण, बहुत सारे कारण हैं पर एक आधी बात यहां लिख दें, जिसके कारण उसके जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके? फ्लोरीन के। फ्लोरीन के जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच बेटे, उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। 2p इलेक्ट्रॉन्स के बीच बेटे रिपल्सन लगता है। वे आपस में ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे, ठीक है। और जब आपस में ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे, तो क्या होगा? मैं लिखूंगा अतः बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल लगता है, जिसे आप कहते हो नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात का यह ध्यान रखना है कि जितना आकर्षण बल उस नए इलेक्ट्रॉन पर, बेचारे नए इलेक्ट्रॉन पर, ताजे इलेक्ट्रॉन पर जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए, उतना अट्रैक्शन उसे फील ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वहां जो फ्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p ऑर्बिटल में, वे 2p ऑर्बिटल एक दूसरे को इतना ज्यादा प्रतिकर्षित कर रहे में इलेक्ट्रॉन, तो बाहर से आने वाले की क्या हैसियत है? ठीक है, इसलिए होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम। ठीक है बेटे, चलो अच्छा, नंबर 5 पे मूव कर रहे, 5वां गुण अध्ययन करेंगे। 5वां गुण है बेटे विद्युत ऋणात्मकता, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। चलो, मैं आपको कह रहा कि मान लो हमारे पास कोई भी परमाणु है जिसने दूसरे परमाणु के साथ बंध बना रखा है, सह संयोजक बंध। तो वो परमाणु सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं बेटे हम विद्युत ऋणात्मकता, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यदि मैं हेलोजन्स की बात करूं ना बेटे, हेलोजन 17वें वर्ग की, तो मैं लिखूंगा हेलोजन्स की विद्युत ऋणात्मकता, हेलोजन्स की विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में, हेलोजन्स की विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में मैं लिखूंगा सबसे अधिक होती है।
किसी आवर्त में सबसे अधिक होती है। क्यों होती है, कारण तो आपको पता ही है, पता है ना। सबसे अधिक इसलिए होती है क्योंकि साइज सबसे छोटा है, सबसे दाईं तरफ रखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। और बेटे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि वर्ग में ऊपर से, यदि आप 17वें वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमिक रूप से घटती है। क्यों घटती है बता सकते हो? क्रमिक रूप से घटती है, पता है ना बेटे क्यों घटती है? इसलिए घटती है क्योंकि परमाणु में कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा, ठीक है बेटे। और नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा तो सहज संयोजक बंध का जो बॉन्ड पेयर है, बंध युग्म है, उसे परमाणु इतने ज्यादा बल से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। चलो यार कुछ अच्छी अच्छी सी बातें आपको बता दूं यहाँ बीच में, एक हेडिंग लिख रहे, चलो नोट। नोट में बेटे यदि आपसे कोई पूछ लेना कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक, मान लो किसी ने पूछ लिया कि ये जो हमारी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ठीक है बेटे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, यानी कि कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए। चलो अच्छा एक और बात बता रहे, यदि आपसे कोई पूछ ले, आज आपने एक नई बात सीखी है, कोई आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे क्लोरीन। होना तो चाहिए था यहाँ भी फ्लोरीन, पर यहाँ बेटे क्लोरीन ने बाजी मार ली है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो अच्छा एक दो बात और बता दूं आपको अच्छी सी, शायद कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। यदि कोई आपसे पूछ लेना कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व यानी कि लाइटेस्ट एलिमेंट आवर्त सारणी का, तो ज्यादातर बच्चों को पता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। अच्छा यदि मान लो कोई आपसे पूछ ले कि आवर्त सारणी में सबसे भारी, मैं यहां लिख दूं बेटे प्राकृतिक, प्राकृतिक तत्व, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक है और सबसे ज्यादा भारी है वजन में, तो आपको बेटे पता होना चाहिए यूरेनियम। क्या पता होना चाहिए? यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे भारी तत्व है और प्राकृतिक तत्व है, प्रकृति में पाया जाता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यूरेनियम से तो आगे नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और दुनिया भर के तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक 118 तक के हैं और उनके परमाणु भार भी बहुत ज्यादा है, तो वे तत्व तो यूरेनियम से भी ज्यादा भारी हैं बेटे। पर एक बात ध्यान रखोगे, हमें प्राकृतिक तत्व की बात करनी है कि प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि यूरेनियम के आगे के जितने भी तत्व हैं वे वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं, वे प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। इसलिए यूरेनियम के आगे वाले सभी तत्वों को हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम या पोस्ट यूरेनियम, क्योंकि उन्हें यूरेनियम से ही बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ठीक है बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चलो बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करनी है आज हमें। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे भौतिक अवस्था की कि ये जो हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन कौन सी भौतिक अवस्थाओं में प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है बेटे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्लोरीन है ना बेटे और क्लोरीन, ये फ्लोरीन और क्लोरीन ये तो दोनों बेटे गैस हैं। क्या होती हैं? गैस। हम एनटीपी की बात कर रहे हैं बेटे, सामान्य ताप दाब की।
सामान्य ताप दाब पर फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है बेटे? गैस हैं। और यदि मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन को भी ज्यादातर बच्चे गैस ही सोचते हैं, पर बेटे ब्रोमीन लिक्विड होता है, रेड कलर का, ध्यान रखना है सब बच्चों को। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव है। और बेटे आयोडीन क्या है? मैं लिख दूं यहाँ आयोडीन। आयोडीन होता है बेटे वाष्पशील ठोस, यानी कि आयोडीन ठोस होता है और सीधा किस में बदल जाता है? वाष्प में। आप जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे ऊर्ध्वपातन, तो आप पढ़ते थे कि ऊर्ध्वपातन का मतलब है जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधा गैस में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। और ऊर्ध्वपातन, जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाते हैं उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण में आप पढ़ते थे आयोडीन को। तो आयोडीन बेटे एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है और सीधा ही वाष्प में बदल जाता है। ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे गलनांक व क्वथनांक की। हम लिख रहे हैं गलनांक व क्वथनांक। इसके बारे में तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वर्ग का हम अध्ययन कर रहे हों तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक बढ़ते ही हैं, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं, क्योंकि घनत्व बढ़ता है। ठीक है बेटे। तो हम लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। ये बात बेटे सारे वर्ग में एक जैसी ही होती है, इस बात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण पता क्या होता है? क्योंकि घनत्व व वंडरवाल बल बढ़ते हैं, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ता जाता है और बेटे वंडरवाल फोर्सेस जो लगते हैं उनके बीच में वे भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए गलनांक व क्वथनांक तो बेटे बढ़ते ही हैं। चलो 8वें नंबर पे बात कर रहे हैं हम रंग की। रंग या कलर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने। चलो यहाँ इंपॉर्टेंट या स्टार लगा दूंगा या इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। देखो कलर की बात बताऊं मैं आपको, जितने भी हेलोजन्स हैं सब रंगीन हैं, कलरफुल हैं। इसका रीजन पता क्या है बेटे? इसका रीजन ये है, ध्यान से समझना। इसका रीजन है कि ये जो हेलोजन्स हैं, इन हेलोजन्स परमाणुओं की एक खासियत है। और बेटे इनकी खासियत ये है कि ये क्या करते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश का अवशोषण करते हैं। जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे लाइट की क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं प्रकाश को, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, माने हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। अब जब वे हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गए तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में पुनः जब वे वापस आएंगे तो वापस आते समय वे अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ध्यान से समझियो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करा, लाइट एनर्जी अवशोषित करा, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने क्या करा? वे इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले गए। और बेटे कुछ समय बाद हाई एनर्जी लेवल से उन्हें लो एनर्जी लेवल में तो वापस लौट कर आना ही है। तो जिस समय वे हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में वापस लौट कर आते हैं तो उस समय वे अलग अलग तरंग दैर्ध्य यानी डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण हेलोजन्स का कलर हमें दिखाई देता है अलग अलग। तो हेलोजन्स बेटे क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सभी हेलोजन क्या होते हैं? सभी हेलोजन रंगीन होते हैं। ठीक है, सभी हेलोजन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब क्यों होते हैं रंगीन? उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया।
हम लिख सकते हैं उसी कारण को, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को क्या करेंगे? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करेंगे बताओ? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, तथा पुनः वापस लौटते समय यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब वे वापस आएंगे, वापस लौटते समय भिन्न भिन्न लिख दूं है बेटे, अलग अलग भी लिख सकते हो, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य को आप वेवलेंथ कहते हो। क्या कहते हो? वेवलेंथ। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य जिसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हो, वेवलेंथ को फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है बेटे, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो जो अलग अलग वेवलेंथ का लाइट होता है ना बेटे, उसका कलर भी अलग अलग होता है। ये बात आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। जैसे मैं कहूं कि जो हमारा विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, उसका तरंग दैर्ध्य है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग। एग्जैक्टली तो आपको फिजिक्स वाले सर बताएंगे, पर मेरे हिसाब से 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक आपका विजिबल लाइट का वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। और उसमें 4000 एंगस्ट्रॉम है लगभग नीला या बैंगनी रंग का वेवलेंथ, और 7800 एंगस्ट्रॉम है लगभग रेड कलर का वेवलेंथ। आप पढ़ते हो बे जानी है पी नाला, या बे आनी है पी नाला, या विबज्योर, बहुत सारे तरीकों से आप उसे याद करते हो। तो अलग अलग कलर का बेटे वेवलेंथ अलग अलग होता है। पर बेटे एक बात बताऊं आपको कि इस अलग अलग वेवलेंथ को निकालने के कारण जो फ्लोरीन है ना बेटे, फ्लोरीन गैस पीले रंग का है। कैसे रंग का है? पीले रंग का। और बेटे क्लोरीन जो है वो हरा पीला है। ये भी गैस है, लगभग हरा पीले रंग इसका है, हरा और पीले का मिक्सचर। और बेटे ब्रोमीन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रोमीन रेड कलर का लिक्विड है, लाल रंग का क्या है? द्रव है। और बेटे आयोडीन है बैंगनी रंग का सॉलिड। तो लिख सकते हैं हम आयोडीन क्या है? आयोडीन बैंगनी रंग का वाष्पशील ठोस है। तो सारे रंगीन हैं। क्या है बेटे? रंगीन है। अच्छा चलो अगली बात कर रहे हैं हम, नंबर 9। ये तो रंग वाला क्वेश्चन तो आप कर दोगे। नंबर 9 पे हम बात करेंगे बंध वियोजन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। चलो आपको पता है ना बंध वियोजन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है कि एक ही तरह के एक मोल बॉन्ड हैं और उन्हें तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यदि मैं हेलोजेंस की बात करूं ना बेटे, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं ना, यदि हम इसकी बात करें FCl Bri, ये F2 बन गया, ये Cl2 बन गया, ये Br2 बन गया और ये बन गया I2। अब यदि यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो मैं आपसे पूछ लूं यार एक बात बताओ कि सबसे छोटा बॉन्ड किसका होगा? तो आप कहोगे कि सर सबसे छोटा बॉन्ड उसका होगा जिसका खुद का आकार, खुद का परमाणु त्रिज्या, खुद का आयतन सबसे छोटा है। मैं कहूंगा बताओ बेटे सबसे छोटा साइज किसका है? तो आप कहोगे सर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। मैं पूछूंगा क्यों है बेटे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा? आप कहोगे कि सर आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा हुआ है। दूसरी बात, बेचारे के पास केवल 2 कक्षाएं हैं, केवल 2 ऑर्बिट्स हैं। इसके पास 3 है, इसके पास 4, इसके पास 5। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बताया बेटे आपने। तो अब मुझे यूं बताओ, जब सबसे छोटा बॉन्ड F और F यानी फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा है, तो सबसे मजबूत भी तो इसे ही होना चाहिए, सबसे मजबूत बॉन्ड होना चाहिए इसे।
आप कहोगे कि सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि छोटा बॉन्ड है तो अतिव्यापन बहुत ज्यादा है, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड मजबूत होगा। और बॉन्ड जब मजबूत है तो सबसे ज्यादा इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, इसी बॉन्ड को होना तो चाहिए बेटे ऐसा ही, पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्टार लगा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। सबसे ज्यादा बंध वियोजन ऊर्जा इसकी है, और फिर इसकी है, और फिर है इसकी, और फिर इसकी है। आप कहोगे जी फ्लोरीन को पहला नंबर क्यों नहीं दे रहे जब सबसे छोटा बॉन्ड है? मैं कहूंगा बेटे फ्लोरीन को पहले नंबर पे होना चाहिए, पर नहीं हो सकता है। कारण पता क्या है? फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और फ्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वे आपस में ही एक दूसरे को इतना ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं कि दोनों फ्लोरीन के जो परमाणु हैं उनके बीच आकर्षण बढ़िया नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि फ्लोरीन का बॉन्ड जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं होता है। तो पहले नंबर पे आ रहा है Cl वाला बॉन्ड, सबसे मजबूत बॉन्ड बॉन्ड Cl है। और उसके बाद आता है Br बॉन्ड Br, इसका दूसरा नंबर है। और फिर है बेटे बेचारे का F बॉन्ड F का नंबर, और सबसे लास्ट में है बेटे हमारा I बॉन्ड I। ये क्रम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा चलो इसका कारण बता दूं, मैं बता रहा बेटे फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन की F बॉन्ड F की बंध वियोजन ऊर्जा मतलब F बॉन्ड F की बंध वियोजन ऊर्जा इसलिए कम होती है वैसे तो बहुत सारे कारण मैं बेटे एक्सप्लेन कर सकता हूं यहाँ पर इतना ज्यादा लिख के भी बेटे कोई फायदा नहीं है। कम पता क्यों होती है? क्योंकि बेटे क्योंकि लिख दूं यहाँ, क्योंकि फ्लोरीन के लोन पेयर्स तो पता है, लोन पेयर्स को कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच क्या लगता है बेटे? प्रतिकर्षण कुछ ज्यादा ही लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। तो लोन पेयर्स के बीच क्या लगता है बेटे? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगता है, ही लिख दूं, यही लिख दूं, प्रतिकर्षण बल लगता है। और मैं एक बात और लिख सकता हूं, तथा फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण बेटे पता क्या होगा? ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, जिसकी वजह से दोनों फ्लोरीन के जो परमाणु हैं उनमें उतना बढ़िया आकर्षण बल नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए, क्योंकि इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो रहे, और तो फिर दूसरे को कैसे लगाव दिखा देंगे वे दूसरे के साथ, ठीक है बेटे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलो अच्छा अगली बात कर रहे हैं, नंबर 10। अब हम बात करेंगे बेटे कुछ रासायनिक गुणों के बारे में बात कर ले। चलिए रासायनिक गुण हैं ये तो लगभग सामान्य गुण थे, तो कुछ रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। चलो इसे नंबर 10 नहीं लिखते हम, नंबर 10 पे उसे लिखेंगे जो पहला रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। पहला रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ रहे। चलो ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है बेटे, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। इसे ऑक्सीकरण संख्या भी आप कह सकते हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो हेलोजन्स हैं ना, जितने भी हेलोजन हैं ये बेटे -1 से +7 तक की ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। -1 से +7 तक की ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है उसे देख लो ध्यान से। बेटे ध्यान ये रखना है कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ये चीज ध्यान रखनी है।
पेपर में सवाल लगता है, ध्यान रखियो, स्टार लगा दिया मैंने इसके ऊपर, लो। फ्लोरीन कितनी दिखाता है ऑक्सीकरण संख्या? -1 दिखाता है। ठीक है बेटे। अब सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि फ्लोरीन -1 ही ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाता है, जबकि बाकी -1 से +7 तक की दिखा रहे हैं। इसका भी बेटे वही कारण है। इसका मुख्य कारण पता क्या है? फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या इसलिए दिखाता है क्योंकि, ध्यान से समझियो जरा, क्योंकि फ्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक यानी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, जिसके कारण यह अपने अष्टक का, समझ रहे हैं ना बेटे, जिसके कारण यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है, यानी कि अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है बेटे। चलो अच्छा, स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया बढ़िया सी बातें बताऊंगा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे विलेयता की। विलेयता को आप कह सकते हो घुलनशीलता, या आप कह सकते हो सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हो आप। ठीक है। तो विलेयता या घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी की बात यदि मैं करूं तो बेटे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के अतिरिक्त, भाई फ्लोरीन को तो आप छोड़ दो, पर फ्लोरीन के अतिरिक्त बाकी जितने भी हैलोजन हैं, सभी हैलोजन, फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी हैलोजन जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है बेटे। ये चीज ध्यान रखोगे ना कि फ्लोरीन को छोड़ के जितने भी हैलोजन हैं वे क्या हैं बेटे? जल में घुलनशील हैं। चलो अगली बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे बेटे संयोजकता की। किसकी बात करेंगे? संयोजकता की। संयोजकता के बारे में बात कर रहे हैं बेटे। ये जितने भी हैलोजन हैं ना, हैलोजन्स 1, 3, 5, 7 संयोजकता दिखाते हैं। सारे हैलोजन्स बेटे ये संयोजकता दिखाते हैं जो मैंने लिखी है। पर एक बात बताऊं आपको, ये चीज ध्यान रख लेना, परंतु फ्लोरीन केवल एक संयोजकता दिखाता है। ठीक है बेटे, एक संयोजकता दिखाता है। क्यों दिखाता है बता सकते हो कारण? क्योंकि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पता है ना इस बात का? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही, किसी को इलेक्ट्रॉन देने का नहीं बिल्कुल भी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं हम। क्रियाशीलता, या इसे आप अभिक्रियाशीलता भी कह सकते हो, रिएक्टिविटी भी कह सकते हो। ठीक है। क्रियाशीलता के बाद हम बात करेंगे आक्सीकारक प्रवृत्ति की, पर बेटे पहले क्रियाशीलता की बात करते हैं। ठीक है। देखो आपको पता है कि इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। तो बेटे विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के साथ साथ इनमें एक खासियत और है कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होती है। ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो अधिक है। अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता व कम बंध वियोजन ऊर्जा, कम बंध वियोजन ऊर्जा के कारण, मतलब यदि दूसरे तत्वों से आप इनकी तुलना करोगे ना,
तो इनकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है दूसरे तत्वों से। जैसे मैं कह दूं कि चलो नाइट्रोजन की बात कर रही, तो नाइट्रोजन में तो बेटे ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है इसका। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन में तो बेटे डबल बॉन्ड होता है। तो जहां ऐसे ऐसे बॉन्ड हैं जिन्हें आप कहते हो मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड की तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा बेटे बहुत अधिक होती है। और इनकी बंध वियोजन ऊर्जा इतनी ही है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है और कम बंध वियोजन ऊर्जा है। इसके कारण बेटे ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होते हैं। ध्यान रखोगे इस बात को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। एक बात और बता दूं, यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता घटती है। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलोगे तो इनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि यहाँ क्या होगा बेटे, इनकी जो क्रियाशीलता है डिपेंड करती है किसके ऊपर, इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी दिखा रहे हैं और इनकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है। ठीक है बेटे, ऊपर से नीचे, क्योंकि ये सारे लगभग अधातु हैं और अधातु की क्रियाशीलता डिपेंड करती है कि वो कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो इनकी क्षमता है वो घटेगी, इसलिए क्रियाशीलता भी बेटे क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है कि ये यदि किसी धातु से क्रिया करते हैं या फिर अधातु से क्रिया करते हैं, ये धातु से क्रिया करें या अधातु से क्रिया करें, दोनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे, क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड्स बनाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। चलो अच्छा, अगले पॉइंट पे आ रहे, नंबर 14। अब बात करेंगे हम आक्सीकारक प्रवृत्ति की। आक्सीकारक प्रवृत्ति। अच्छा, यदि मैं आपको कह दूं कि आप मुझे यूं बताओ कि मान लो कोई परमाणु है आपके पास और उस परमाणु की खासियत यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस परमाणु का खुद का अपचयन ही तो होगा, और जिसका खुद का अपचयन होगा वो दूसरों के लिए तो बेटे आक्सीकारक का काम करेगा। किसका काम करेगा? आक्सीकारक का। तो आक्सीकारक प्रवृत्ति में यदि हम बात करें तो ये बेटे इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं। मैं लिख रहा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से या सरलता से भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करने के कारण। क्यों करते हैं अच्छा आसानी से ग्रहण, बताओ? इसलिए करते हैं क्योंकि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इन्हें चाहिए ही। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करने के कारण ये प्रबल आक्सीकारक होते हैं। प्रबल आक्सीकारक होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है बेटे, सब बच्चों को ध्यान रखोगे ना, क्या होते हैं? प्रबल आक्सीकारक। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि यदि कोई आपसे पूछे सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन है हेलोजेंस में, तो F2 है। कौन सा है? F2। चलो मैं इस बात को ऐसे नहीं लिखता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं लिखूंगा बेटे आक्सीकारक क्षमता की तरह, आक्सीकारक क्षमता। आक्सीकारक क्षमता के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे अच्छा आक्सीकारक होगा बेटे F2। आज बेटे मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, और इस लेट होने से नुकसान पता क्या हुआ?
नुकसान ये हुआ कि बाहर जो सड़क है वो भी चलनी शुरू होगी, कभी कोई बाइक आ रही, कभी स्कूटर, कभी कार, कभी हॉर्न बजा रहा कोई, और बाहर जो है सब्जी वाले भी बार बार आ रहे। ठीक है, सबको हक है अपना काम करने का। हमने थोड़ा सा आज गलती ये कर दी कि मैं कल कहीं गया हुआ था बाहर, आउट ऑफ स्टेशन था, किसी काम से गया हुआ था, हरियाणा में गया हुआ था। तो क्या हुआ, रात लेट आए हम बहुत ज्यादा, और लेट आने के कारण सुबह उठ ही नहीं पाया मैं टाइम पे, जो मेरा उठने का टाइम है 3:45 बजे का। और जब नहीं उठा तो फिर क्या हुआ फिर बेटे अब मैं थोड़ा लेट उठा, और लेट उठने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही कि बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सड़क पर। ठीक है बेटे, तो आक्सीकारक प्रवृत्ति तो आपने समझ ली। चलो 15वें नंबर पे आ रहे हैं। नंबर 15, हाइड्रोजन के प्रति, हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की बात कर रहे। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता कि ये जो हेलोजन्स हैं ये हाइड्रोजन से क्रिया करके किस तरह के यौगिक बनाते हैं। बेटे ये पता कैसे यौगिक बनाते हैं, HX की तरह के। क्या बनाते हैं, HX, जिसे आप कहते हो हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे मैं आपको कह दूं HX में HF, HCl, HBr, HI, इस तरह के बनाते हैं हैलाइड, हाइड्रोजन के हैलाइड बनाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। पर खाली इतनी बात सीखने से काम नहीं चलेगा बेटे। हाइड्रोजन के हैलाइड्स के बारे में हमें सीखना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन के हैलाइड्स हैं इनका अम्लीय सामर्थ्य क्या है। समझ रहे आप कि इनमें कौन सा सबसे अच्छा एसिड है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पेपर में स्टार लगा दिया मैंने, कि जितने भी आपके हाइड्रोजन हैलाइड है HF, HCl, HBr, HI, इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन है, सबसे अच्छा अम्ल कौन है। तो बेटे ध्यान रखना है कि HF सबसे बढ़िया एसिड नहीं है, इससे अच्छा तो HCl है, और इससे भी अच्छा एसिड है HBr, और सबसे अच्छा एसिड है HI। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों है। मैं कहूंगा बेटे मुझे एक बात बताओ, किसी भी एसिड की पहचान कैसे होती है। किसी एसिड की पहचान होती है कि वो कितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। तो जो सबसे आसानी से H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा वो उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। और कौन सबसे आसानी से H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा। किसका बॉन्ड कमजोर होगा, जिसका बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। किसका बॉन्ड होगा सबसे बड़ा, जिसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो FClBrI में आकार किसका है सबसे बड़ा। आप कहोगे कि सर आयोडीन का है, आयोडीन सबसे नीचे रखा हुआ है वर्ग में। तो जब नीचे रखा हुआ है तो इसका आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो H और I के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो सबसे बड़ा होगा। और बॉन्ड बड़ा होगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो ज्यादा टूटेगा, जल्दी टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन और जल्दी जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। इसलिए HI इनमें सबसे अच्छा एसिड है। ठीक है बेटे, सबसे अच्छा एसिड कौन है, HI। चलो एक बात और सिखा दूं आपको, यदि कोई आपसे पूछ ले कि स्थायित्व बताओ, कि स्थायित्व इनमें कौन सा सबसे ज्यादा स्थायी है, तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम स्थायी होगा। सीधी बात है, जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम स्थायी होगा। सबसे बढ़िया एसिड यो है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है तो सबसे कम स्थायी होगा। तो स्थायित्व में क्रम बदल जाएगा। HF सबसे ज्यादा स्थायी, फिर HCl, फिर HBr, और फिर HI। तो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील वो सबसे कम स्थायी। इस चीज का ध्यान रखना है हमें, रखोगे ना ध्यान। अच्छा एक चीज और सिखा दूं यहीं, एक चीज बेटे हमें सीखनी है, गलनांक, गलनांक व क्वथनांक। चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं, गलनांक व क्वथनांक। ध्यान से समझेंगे। देखो गलनांक व क्वथनांक में हम बात करें, सबसे बढ़िया जो है HCl का है सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक। HCl से ज्यादा है HBr का, ठीक है, और HBr से ज्यादा है HI का, और फिर है HF का। सबसे ज्यादा गलनांक व क्वथनांक HF का है। ये बड़ी अजीब बात है, आपको पता होना चाहिए
कि यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक तो HI का होना चाहिए, क्योंकि सबसे नीचे है आयोडीन, इससे कम होना चाहिए Br का, फिर Cl का, HF का तो सबसे कम होना चाहिए गलनांक व क्वथनांक। और जब HF का गलनांक व क्वथनांक सबसे कम होना चाहिए तो यहाँ ये सबसे ज्यादा क्यों है बेटे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि बेटे HF में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं किसमें? HF में। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका गलनांक व क्वथनांक होना तो चाहिए था सबसे कम, और है बेटे सबसे ज्यादा। ठीक है बेटे, चलो अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बातें सीख रहे। कुछ ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। बेटे अब हम बात करेंगे अपचायक गुण की, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन के हैलाइड हैं उनमें सबसे अच्छा अपचायक कौन है? भाई सबसे अच्छा अपचायक वो है जो सबसे आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा किसी दूसरे को, और किसी दूसरे का कर देगा बेटे अपचयन। तो अपचायक गुण में आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेकार या सबसे कम अपचायक HF है, और इससे अच्छा अपचायक HCl है, फिर उससे भी अच्छा अपचायक HBr है, और सबसे अच्छा अपचायक है HI। HI सबसे अच्छा अपचायक है क्योंकि HI का बॉन्ड सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा बॉन्ड होने के कारण सबसे कमजोर बॉन्ड है, और सबसे कमजोर बॉन्ड होने के कारण सबसे ज्यादा जल्दी टूटेगा, और ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन किसी दूसरे परमाणु को, स्पीसीज को या अणु को देगा जिसका अपचयन करना हो। तो ये थे सारे हाइड्रोजन के जो हैलाइड होते हैं उनके गुण। अब हम आगे बेटे 16वें पॉइंट पे, और 16वें पॉइंट पे हमें सीखना है ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। अब बेटे ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता के बारे में हमें बात करनी है कि ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता किस तरीके से दिखाते हैं हैलोजन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको सबसे पहले समझना है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बनाते हैं ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, क्या बनाते हैं बेटे? ऑक्साइड। जैसे मैं आपको बताऊं OF2, एक बनता है O2F2। ठीक है, फ्लोरीन के ऑक्साइड बनाए मैंने। और एक चीज और बता दूं बहुत अच्छी, कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड्स में हैलोजन की, आपको पता है हैलोजन को किससे लिखते हैं? X से। ठीक है बेटे, तो हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना बेटे, जितने भी ऑक्साइड हैं उनमें हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक होती है। ये बात सब बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। पर एक चीज को ध्यान रखना है, और कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 ही होगी। फ्लोरीन की बात नहीं यहाँ कर रहे। फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक होती है। किसमें? ऑक्साइड्स में। अच्छा चलो एक बढ़िया सी बात बताऊं तुम्हें, ये जो ऑक्साइड्स हैं ना, इनके स्थायित्व की बात कर रहे हैं। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जो ऑक्साइड हैं हैलोजन के। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन का जो ऑक्साइड होगा ना, आयोडीन का ऑक्साइड बेटे सबसे ज्यादा स्थायी होगा। ध्यान रखना है, आयोडीन का ऑक्साइड क्या होगा? सबसे ज्यादा स्थायी। और उससे कम होगा क्लोरीन का ऑक्साइड। क्लोरीन का ऑक्साइड उससे कम स्थायी होगा। और बेटे सबसे कम स्थायी होगा ब्रोमीन का ऑक्साइड। तो ये चीज बेटे सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा स्थायी किसका ऑक्साइड होता है? आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है ध्रुवीयता। इसका कारण है ध्रुवीयता के कारण। मैं लिख दूं यहां, ध्रुवीयता के कारण। ध्रुवीयता के कारण का क्या मतलब है? समझाऊं क्या मतलब है बेटे इसका? कि जो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, ध्रुवीयता बहुत ज्यादा है। क्योंकि आयोडीन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्टेड होता है, और जब बहुत ज्यादा शिफ्टेड होता है
तो यहाँ पोलैरिटी या ध्रुवीयता बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, और ज्यादा ध्रुवीयता डेवलप होने के कारण ये जो आयोडीन के ऑक्साइड हैं वे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटे। और यहाँ अब बात करें कि क्लोरीन के ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं, तो बेटे क्लोरीन के ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्थायी पता क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि Cl व ऑक्सीजन के बीच Cl व ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड बनता है। मल्टीपल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं गुणित बंध। ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड जो बनेगा उसके कारण क्या होता है, ज्यादा स्थायी, क्योंकि आपको पता है कि यदि मल्टीपल बॉन्ड बना, गुणित बंध बना, जिसे आप कहते हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड तो टूटना ही मुश्किल है, उसका तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जब बॉन्ड टूटना मुश्किल है तो स्थायी तो होगा ही फिर क्लोरीन का ऑक्साइड। ठीक है। और एक बात बताऊं आपको, इस मल्टीपल बॉन्ड बनने का रीजन पता क्या है? मल्टीपल बॉन्ड बनने का रीजन ये है कि क्लोरीन है ना बेटे, क्लोरीन के पास डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? डी कक्षक होते हैं। और ये जो क्लोरीन के पास बेटे डी कक्षक होते हैं ना, इसके कारण भी मल्टीपल बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जबकि ब्रोमीन के पास कुछ भी नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा पोलैरिटी यहाँ डेवलप हो रही, और ना तो बेटे यहाँ बन रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए ब्रोमीन के ऑक्साइड बहुत कम स्थायी होते हैं। पर एक बात तो बहुत काम की है आपके, बहुत काम की बात यह है, यदि मैं क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O की बात करूं या ClO2 की बात करूं, ये क्लोरीन के ऑक्साइड है, या Cl2O6 की बात करूं, ये भी क्लोरीन का ऑक्साइड है, या Cl2O7 की बात करूं, ये भी क्लोरीन का ऑक्साइड है, तो क्लोरीन का कोई सा भी ऑक्साइड आप यदि देखोगे तो वो ऑक्साइड बेटे बहुत क्रियाशील होता है। बहुत क्या होता है? क्रियाशील। क्लोरीन का ऑक्साइड बहुत अधिक क्रियाशील होता है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखनी है कि क्लोरीन का ऑक्साइड बेटे ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक। और एक दिन पहले मैंने एक बात और सिखाई थी आपको सिखाई थी कि क्लोरीन के ऑक्साइड बेटे विस्फोटक भी होते हैं। क्या होते हैं? विस्फोटक। तो क्लोरीन के ऑक्साइड के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए, रखोगे ये जानकारी। और बेटे यदि ब्रोमीन के ऑक्साइड की इसी तरह बात कर लें, जैसे Br2O, जैसे BrO2, जैसे BrO3, मान लो ये ब्रोमीन के कुछ ऑक्साइड हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये कम स्थायी होते हैं, यानी स्टेबिलिटी इनके अंदर होती है कम, यानी कि अपने रूप में नहीं रहते हैं, कम स्थायी होंगे। और बेटे कम स्थायी होने के साथ साथ ये होंगे प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक, एक ये चीज सब बच्चों को पता होनी चाहिए ब्रोमीन के ऑक्साइड के बारे में। अब यदि हम बात करें बेटे इसी तरीके से आयोडीन के ऑक्साइड की, जैसे आयोडीन के ऑक्साइड हैं I2O4, इन सारे ऑक्साइड्स का फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ऐसे याद रखना है कि क्लोरीन के ऑक्साइड में क्या खासियत है, ब्रोमीन के ऑक्साइड में क्या खासियत है, और आयोडीन के ऑक्साइड में क्या खासियत है। ठीक है। तो आयोडीन के बारे में मैं बताऊं कि ये अविलेय ठोस होते हैं, यानी कि किसी में ना घुलने वाले ठोस। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि गर्म करने पर, डेल्टा का मतलब होता है गर्म, ध्यान रखना, गर्म करना, गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। एक ये चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा 16वां गुण, ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। ठीक है बेटे। चलो 17वें पे आ रहे हैं हम। अब हम सीखेंगे धातुओं के प्रति। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता कह दो या अभिक्रियाशीलता कह दो, एक ही बात है। चलो धातुओं के प्रति क्रियाशीलता के बारे में बात कर रहे हैं बेटे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता के बारे में यदि बात करें तो बनते हैं धातु के हैलाइड। क्या बनते हैं? मैं कह दूं धातु के हैलाइड या मेटल हैलाइड। धातु के हैलाइड्स बनते हैं। जैसे मान लो एक संयोजकता वाली धातु है तो Mx, यानी फर्स्ट ग्रुप का मेटल है तो Mx बनेगा,
और यदि 2 संयोजकता वाली धातु है तो MX2 बनेगा, और 3 संयोजकता वाली धातु है तो MX3 बनेगा। X का मतलब तो आपको पता है, X का मतलब होता है हेलोजन, FCl Bri, यही तो होता है X का मतलब, पता है ना सब बच्चों को। तो ये बनते हैं हैलाइड। क्या बनते हैं बेटे? हैलाइड। और हैलाइड में मैं आपको एक बात बताऊं बहुत अच्छी, आप हैलाइड में एक तो आयनिक गुण याद रखोगे कि इनके जो हैलाइड बनते हैं उन हैलाइड्स में से सबसे ज्यादा आयनिक गुण किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा बेटे आयनिक गुण होता है फ्लोरीन के हैलाइड के अंदर, उससे कम होता है क्लोरीन के हैलाइड के अंदर, और उससे कम होता है ब्रोमीन के हैलाइड के अंदर, और सबसे कम आयनिक गुण होता है आयोडीन के हैलाइड के अंदर। एक तो ये बात आप ध्यान रखोगे बिल्कुल। और बेटे एक चीज और बता दूं आपको बहुत बढ़िया, कि हैलाइड जो है ना, हैलाइड में धातु की ऑक्सीकरण संख्या, मान लो कोई हैलाइड है धातु का, धातु की ऑक्सीकरण संख्या जितनी अधिक होगी किसी हैलाइड में, किसी धातु के हैलाइड में धातु की ऑक्सीकरण संख्या जितनी अधिक होगी वो धातु का हैलाइड उतना ही अधिक सह संयोजक होगा। क्या होगा? सह संयोजक, यानी कि उसके अंदर सह संयोजक गुण अधिक दिखाई देगा। ठीक है, ये बात बहुत काम की है, सब बच्चों के समझ में नहीं आती बेटा ये बात। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बातें करेंगे बहुत अच्छी अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे अब हम बात करेंगे कि हमारा जो हैलोजन है, हैलोजन परमाणु क्या दूसरे हैलोजन परमाणुओं से भी क्रिया कर सकता है? तो बेटे बिल्कुल कर सकता है, और बिल्कुल क्रिया करके क्या बनाता है वो बनाता है अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक बनाते हैं। तो ये जो हैलोजन के परमाणु हैं ये दूसरे हैलोजन परमाणुओं से क्रिया करके बनाते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक, और जिनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखना है सबको। जैसे मैं आपको कहूं एक्स एक्स, एक तो ये लिखा, और फिर लिखा एक्स 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 3 भी बनता है, और बेटे एक्स एक्स 5 भी बनता है, और बेटे एक्स एक्स 7 भी बनता है। ठीक है, इस तरह के यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो एक्स है ना, ये बड़ा एक्स जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि बड़ा हैलोजन। बड़ा हैलोजन का मतलब जो आवर्त सारणी में नीचे होगा वो वाला हैलोजन। और छोटे एक्स का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है छोटा हैलोजन, यानी कि जो आवर्त सारणी में ऊपर होते हैं उनमें कक्षाएं होती हैं कम और उनका साइज होता है छोटा। ठीक है बेटे? अच्छा चलो ये अगले क्वेश्चन पे मूव कर रही है। तो आवर्त सारणी में इनकी विवेचना हुई, इनके भौतिक गुण हुए, इनके रासायनिक गुण है, गुणों में परिवर्तन क्रमिक कैसे होता है वो पढ़ लिया। पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पेपर में आता है फ्लोरीन का असामान्य, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, कि फ्लोरीन ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो शेष हैलोजनों से अलग दिखाता है। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, तो असामान्य व्यवहार तो दिखाता है फ्लोरीन, पक्की बात है, पर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार दिखाने के कारण क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन असामान्य व्यवहार क्यों दिखाता है बाकी हैलोजेंस के मुकाबले। इसका पहला कारण पता क्या है बेटे? पहला कारण है छोटा आकार। फ्लोरीन परमाणु का आकार बाकी सब हैलोजनों के मुकाबले छोटा है, इसलिए इसका व्यवहार कुछ अलग है। ठीक है बेटे? दूसरा कारण पता क्या है? दूसरा कारण है उच्च वैद्युत ऋणात्मकता, कि इसकी वैद्युत ऋणात्मकता जो है वो बाकी सब हैलोजनों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए भी ये व्यवहार में कुछ परिवर्तन इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटे? और तीसरा कारण पता क्या है? तीसरा कारण है रिक्त
डी कक्षकों, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति, कि इसके पास रिक्त डी कक्षक भी नहीं होते हैं, इसके कारण भी ये कुछ अलग तरह का व्यवहार दिखाता है। ठीक है बेटे। और चौथा कारण पता क्या है? चौथा कारण है कम एफ बॉन्ड एफ बंध वियोजन ऊर्जा, कि इसका जो एफ बॉन्ड एफ का बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो बहुत कम है। तो ये चार कारण है जिसकी वजह से फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार हमें देखने को मिलता है। और असामान्य व्यवहार में सबसे पहली बात क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियाशीलता की, कि फ्लोरीन की क्रियाशीलता के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। तो बेटे फ्लोरीन की क्रियाशीलता के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जितने भी हैलोजेंस हैं उन हैलोजेंस में सबसे अधिक क्रियाशीलता है फ्लोरीन की, और इसके कारण ये चार ही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, सबसे अधिक क्रियाशील है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोरीन बाकी हैलोजनों के मुकाबले सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, तो आप ये चार फैक्टर लिखोगे जो ऊपर लिखे हुए हैं, लिख दोगे चारों फैक्टर। ठीक है बेटे। और दूसरी बात हम करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था, तो बेटे यदि हम फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, जैसा हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन दिखाता है केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था, केवल -1। इसका भी कारण क्या है? इसका भी कारण यह है जो ऊपर लिखा हुआ है, चारों कारण यही लिखने हैं हर एक में आपको यदि कारण पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात कर रहे, चलो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो बेटे इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, पर बेटे इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? फ्लोरीन से कम होती है, पढ़ा है ना आपने। इसके भी यही चारों कारण आप लिख सकते हो जो ऊपर लिखे हुए हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, जिसे आप कहते हो हाइड्रोजन बंध। तो बेटे हाइड्रोजन बंध केवल फ्लोरीन ही बना सकता है। ठीक है, क्यों बना सकता है? इसका कारण है इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं जटिल आयन की। जटिल आयन कह दो, या कुछ बच्चे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या संकर आयन। तो बेटे ये जो फ्लोरीन है जटिल आयन बनाता है। क्या करता है? जटिल आयन बनाता है बेटे फ्लोरीन। जैसे इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, AlF6-3, ये एग्जांपल लिख सकते हो आप। ये एक संकर आयन है, जटिल आयन है या कॉम्प्लेक्स आयन है। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे बेटे ऑक्सी अम्ल की, कि ये कितने ऑक्सी एसिड्स बनाता है, फ्लोरीन कितने ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो बेटे हम लिखेंगे कि जो फ्लोरीन है वो केवल एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, और वो ऑक्सी अम्ल का नाम भी बेटे याद रख लियो, HOF। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सी फ्लोराइड केवल एक ऑक्सी एसिड इसीलिए बनाता है। ये चार कारण लिखे हुए हैं ऊपर, ये चारों कारण ही आपको बताने हैं। और 7वें नंबर पे हम इसकी एक अलग बात सीखेंगे कि ये किस तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है। फ्लोरीन किस तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है? तो अभिक्रियाओं में आपको लिखना है कि फ्लोरीन दिखाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं दिखाता है बेटे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं दिखाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और बेटे 8वें नंबर पे हम सीखेंगे इसके यौगिकों के बारे में, कि फ्लोरीन किस तरह के यौगिक बनाता है। तो यौगिक में आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन अधिकतर बनाता है, अधिकतर आयनिक यौगिक बनाता है बेटे। वैसे तो सहसंयोजक भी बना लेगा, पर अधिकतर आयनिक यौगिक बनाता है। ठीक है बेटे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, रख लोगे ध्यान, क्योंकि पेपर में आता है ये क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली पढ़ाई करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है,
देखो बेटे, एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 14 है, उसमें दे रखा है कि आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हैलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्यों होती है। यानी कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा क्यों है। ये बात मैंने आपको सिखाई थी, फिर भी मैंने उत्तर लिख दिया है बेटे। सबसे छोटा आकार व सबसे प्रभावी नाभिकीय आवेश होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय जितनी ऊर्जा निकलती है उसे ही तो कहते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब उदाहरण 15 देखो। यद्यपि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी Cl की तुलना में कम ऋणात्मक है, लेकिन F2 Cl2 की तुलना में प्रबल आक्सीकारक है, क्यों। इसका कारण पता क्या है बेटे। इसका कारण है कि ये प्रबल आक्सीकारक पता क्यों है। इसलिए है क्योंकि F बॉन्ड S की बंध वियोजन एंथैल्पी कम है। क्यों कम है, ये बात सिखाई थी मैंने आपको। नंबर 2, F नेगेटिव की जल योजन एंथैल्पी अधिक है। इसकी जल योजन ऊर्जा बेटे ज्यादा है, ध्यान रखना है। जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम हो और जल योजन ऊर्जा ज्यादा हो, जिसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी वो अच्छा आक्सीकारक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है। जिसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होती है वो अच्छा आक्सीकारक होता है, ध्यान रखोगे ना। उदाहरण नंबर 16। एफ केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1 +2 +5 +7 भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों। इसका कारण भी वही है, मैंने आपको सिखाया था। इसके दो कारण बताए हैं। पहला, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नंबर 2, क्योंकि फ्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं। इन दो कारणों की वजह से वो दिखाता है -1 ऑक्सीकरण अवस्था। अब पाठ्य निहित का 26वां देखो। आबंध वियोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा जल योजन एंथैल्पी को महत्व देते हुए फ्लोरीन व क्लोरीन की आक्सीकारक अक्षमता की तुलना कीजिए। तो हमने यहाँ लिखा है बेटे फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ बंध वियोजन एंथैल्पी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, और यहाँ है जल योजन एंथैल्पी। तो यदि आप बात करो बंध वियोजन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। पर बेटे जल योजन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। तो यदि इन तीनों का टोटल करोगे तो जल योजन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण फ्लोरीन का ही वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा एंथैल्पी चेंज का। इसलिए हम कहेंगे कि फ्लोरीन एक अच्छा आक्सीकारक है, जैसे कि उदाहरण नंबर 15 में हमने आपको बताया है। यहाँ बताया फ्लोरीन की जल योजन एंथैल्पी उच्च है। इसका उत्तर मैं अगले पेज पे आपको दूंगा, अभी बोर्ड भर गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे ये लिखा हुआ है ½ यानी हैलोजन का कोई परमाणु है, उसमें क्या हुआ, बंध वियोजन एंथैल्पी हमने लिखी, उसे बंध वियोजन एंथैल्पी मिलेगी तब वो टूटेगा परमाणु में, गैसीय रूप में, गैसीय अवस्था में परमाणु। फिर उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मिलेगी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये बदल जाएगा X नेगेटिव गैसियस में, और X नेगेटिव गैसियस को जल योजन एंथैल्पी मिलेगी तो वो किस में बदलेगा, तो बदलेगा X नेगेटिव एक्वस में, यानी कि जलीय रूप में आयन बन जाएगा। तो इसमें होते हैं 3 स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लोरीन के लिए ये दोनों ज्यादा हैं और ये कम है, फ्लोरीन के लिए ये दोनों कम है पर ये बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन की जल योजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो अच्छा आक्सीकारक है। नीचे लिखा है Cl2 के लिए बंध वियोजन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक है, ये दोनों मान Cl2 के लिए अधिक है। परंतु F2 के लिए जल योजन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होने के कारण, ये बहुत अधिक है F2 के लिए, देख लेना पीछे मैंने पेज पे कराया है। F2 एक प्रबल आक्सीकारक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब पाठ्य निहित के 27वें पे आ जाओ। 2 उदाहरण द्वारा फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को दर्शाइए। ये तो मैंने आपको फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार पूरा पढ़ा दिया बेटे, कुछ भी लिख देना, उसमें से दो पूछे इन्होंने। पाठ्य निहित का 28वां देखो। समुद्र कुछ हैलोजनों का मुख्य स्रोत है, टिप्पणी कीजिए। बेटे समुद्र में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होते हैं।
NaCl 2.5% बाई वेट होता है, भारानुसार 2.5% समुद्री जल में नमक होता है बेटे, और समुद्री जीवों में 0.5% आयोडीन होती है। समुद्र में चीली साल्ट पीटर पाया जाता है, उसमें 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। ठीक है बेटे, अब अभ्यास के 23वें पे आ जाओ। हैलोजन प्रबल आक्सीकारक क्यों होते हैं? मतलब ये बात हालांकि मैंने आपको सिखा दी। उत्तर देखो बेटे, हमने पढ़ा है हैलोजन प्रबल आक्सीकारक क्यों होते हैं। उत्तर, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, कम बंध वियोजन ऊर्जा, उच्च वैद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण ये होते हैं प्रबल आक्सीकारक। तो बेटे X यानी हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके X नेगेटिव बना लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका खुद का अपचयन होता है, पर दूसरों के लिए वो होता है आक्सीकारक। अभ्यास का 24वां देखो। फ्लोरीन केवल एक ही आक्सी अम्ल HOF क्यों बनाता है? इसका कारण भी मैंने आपको समझाया था, फिर भी यहाँ लिख दिया बेटे। अधिक वैद्युत ऋणात्मकता, छोटे आकार व डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या ही दिखाता है तथा HOF बनाता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, थोड़े से क्वेश्चन और रहेंगे बस। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे अभ्यास का 26वां क्वेश्चन है, ClO2 के दो उपयोग लिखिए। ये दो उपयोग आप याद रखोगे, कागज तथा कपड़े का रंग उड़ाने में और पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में ClO2 यानी कि क्लोरीन डाइऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। अब अभ्यास का 27वां है, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? समझाया था ना, मैंने लिख दिया होमवर्क, वही लिखना है आपको, हेडिंग रंग वाला। अभ्यास का 36वें का पहला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को आबंध वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में लिखिए। करा दिया था मैंने, होमवर्क लिख दिया यहाँ उत्तर में। दूसरा, HF HCl HBr HI को अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये भी आपको होमवर्क में करना है। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और बेटे मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी लेसन को पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही क्रम में पढ़ना चाहिए, और बेटे उसके नोट्स बनाने चाहिए। आप दिन में थोड़ी पढ़ाई करो, ज्यादा ना करो, पर पढ़ाई को एक निश्चित क्रम में करना चाहिए यदि आपको कुछ उपलब्धता प्राप्त करनी है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।